राजा हर्षवर्धन, कैसे उनका साम्राज्य अचानक खत्म हुआ। कल्पना कीजिए एक ऐसे सम्राट को जिसने उत्तरी भारत को एकजुट कर एक विशाल साम्राज्य बनाया, जहां कला, साहित्य और धर्म का सुनहरा दौर चला। वो खुद नाटक लिखता था, बौद्ध भिक्षुओं को संरक्षण देता था और हर 5 साल में एक महान सभा आयोजित करता था जहां सोने चांदी के दान की वर्षा होती थी। लेकिन मौत के साथ ही उसका साम्राज्य रेत की दीवार की तरह ढह गया। कोई वारिस नहीं, कोई मजबूत उत्तराधिकारी नहीं और उत्तरी भारत फिर से छोटे छोटे राज्यों में बंट गया। ये कहानी है राजा हर्षवर्धन की, जिन्होंने 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया। लेकिन उनके जाने के बाद उनका साम्राज्य अचानक गायब हो गया। क्या कारण थे इस अचानक पतन के? क्या ये मात्र उत्तराधिकार की कमी थी या गहरे राजनीतिक और सामाजिक कारक? इस वीडियो में जहां हम हर्षवर्धन की जीवन गाथा, उनके साम्राज्य के उदय, शासन, धार्मिक नीतियां, सांस्कृतिक योगदान और उस असामान्य अंत को उजागर करेंगे जो आपको चौंका देगा। असामान्य तथ्यों से भरी ये कहानी आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी, जैसे कि हर्ष कैसे 16 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठे अपनी बहन को सती होने से बचाया और मौत के बाद उनके साम्राज्य पर तिब्बती नेपाली सेना ने हमला किया। चलिए इतिहास की इस रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करते हैं। प्रारंभिक जीवन, एक किशोर योद्धा का उदय। हर्षवर्धन का जन्म 4 जून 590 ईस्वी में हुआ था, थानेश्वर, आज का थानेसर, हरियाणा में। उनके पिता प्रभाकर वर्धन थानेश्वर के राजा थे, जो पुष्यभूति वंश के थे। हर्ष दूसरे पुत्र थे। उनका बड़ा भाई राज्यवर्धन था। प्रभाकर वर्धन एक शक्तिशाली शासक थे, जिन्होंने हुंड आक्रमणकारियों को हराया और उत्तरी भारत में स्थिरता लाई। लेकिन 605 ईस्वी में प्रभाकर वर्धन की अचानक मौत हो गई। राज्यवर्धन सिंहासन पर बैठे, लेकिन जल्द ही संकट आया। हर्ष की बहन राज्यश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा गृहवर्मन से हुआ था। मालवा के राजा देवगुप्त ने गृहवर्मन को हराकर मार डाला और राज्यश्री को कैद कर लिया। राज्यवर्धन ने देवगुप्त पर हमला किया और उसे हराया, लेकिन गौड़, पूर्वी बंगाल के राजा शशांक ने धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर दी। शशांक और देवगुप्त का गुप्त गठबंधन था। राज्यश्री जेल से भागकर विंध्य पर्वतों में छिप गई और सती होने वाली थी। असामान्य तथ्य, हर्ष मात्र 16 साल के ने अपनी सेना के साथ राज्यश्री को बचाया। ये घटना इतिहास में दुर्लभ है, एक किशोर राजकुमार जो अपनी बहन को सती की आग से बचाता है। अप्रैल 606 ईस्वी में हर्ष थानेश्वर के सिंहासन पर बैठे और कन्नौज को, कान्यकुब्ज को अपनी राजधानी बनाया। उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली और उत्तरी भारत को एकजुट करने का संकल्प लिया। हर्ष का प्रारंभिक जीवन संघर्षों से भरा था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा था। हूण, गुर्जर और अन्य आक्रमणकारियों का खतरा था। हर्ष ने शशांक के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन पूर्ण विजय नहीं मिली। फिर भी उन्होंने 5 भारतों को जीतने का अभियान शुरू किया। असामान्य तथ्य, चीनी यात्री वेन सांग यानी जुआनजांग के अनुसार हर्ष ने 6 सालों में लगातार युद्ध लड़े और बिना किसी हार के साम्राज्य फैलाया। लेकिन क्या आप जानते हैं, हर्ष के पूर्वज सूर्य भक्त थे, भाई बौद्ध था और खुद हर्ष शिव भक्त थे। ये धार्मिक विविधता उनके शासन की कुंजी बनी। सैन्य अभियान, साम्राज्य का विस्तार और एकमात्र हार। हर्ष का साम्राज्य उत्तरी और उत्तर पश्चिमी भारत तक फैला, पंजाब से असम तक और मध्य भारत तक। उन्होंने अलचोन हूणों को हराया और मगध, कश्मीर, गुजरात, सिंध और वल्लभी जैसे क्षेत्रों को जीता। उनकी सेना विशाल थी, हाथी, घुड़सवार और पैदल सैनिक। कन्नौज को राजधानी बनाने से सामरिक लाभ मिला, क्योंकि यह गंगा घाटी का केंद्र था। हर्ष ने सहयोगी राज्यों से श्रद्धांजलि ली, लेकिन उन्हें उनके सिंहासनों पर बने रहने दिया। ये गुप्त शैली से मिलता जुलता था, लेकिन अधिक विकेंद्रीकृत। लेकिन दक्षिण की ओर विस्तार में बाधा आई। 618 से 619 ईस्वी में हर्ष ने दक्कन पर हमला किया, लेकिन चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी पर उन्हें हराया। ये हर्ष की जीवन की एकमात्र हार थी। असामान्य तथ्य, पुलकेशिन की ऐहोल शिलालेख में हर्ष को हर्ष विच्छेद हेतु कहा गया है। यह हार इतनी अपमानजनक थी कि हर्ष ने नर्मदा को सीमा मान लिया और कभी दक्षिण नहीं लौटे। ये घटना दर्शाती है कि हर्ष का साम्राज्य कितना व्यक्तिगत था। उनकी सेना उनकी कमान पर निर्भर थी। हर्ष ने गौड़ के शशांक के खिलाफ भी युद्ध लड़े, लेकिन शशांक की मौत के बाद गौड़ पर कब्जा किया। 643 ईस्वी में उन्होंने गंजाम यानी कोंगोदा पर हमला किया।
उनका साम्राज्य उत्तरी भारत का सबसे शक्तिशाली था, लेकिन दक्षिणी सीमा नर्मदा बनी रही। असामान्य तथ्य: हर्ष ने कभी पशु बलि नहीं दी, भले ही वे शिव भक्त थे। हुएनसांग बताते हैं कि हर्ष ने मांसाहार पर प्रतिबंध लगा दिया और गंगा पर हजारों 100 फीट ऊंचे स्तूप बनवाए। ये धार्मिक सहिष्णुता का अनोखा उदाहरण था। शासन और प्रशासन: विकेंद्रीकृत साम्राज्य की नींव। हर्ष का प्रशासन गुप्त काल से प्रेरित था, लेकिन अधिक सामंती और विकेंद्रीकृत। उन्होंने भूमि अनुदान दिए, जिससे स्थानीय जमींदार मजबूत हुए। राजा का हिस्सा कृषि उत्पादन का 6वां भाग था। अर्थव्यवस्था कृषि, व्यापार और करों पर आधारित थी। हर्ष स्वयं घूम घूम कर न्याय करते थे। वेनसांग उन्हें न्यायप्रिय बताते हैं। उनकी राजधानी कन्नौज एक महानगर थी, जहां दीवारें, खाई और 2 मंजिला महल थे। असामान्य तथ्य: कन्नौज में एक धवल गृह यानी सफेद महल था, जो हर्ष की विलासिता दर्शाता है। लेकिन साम्राज्य की कमजोरी थी, यह व्यक्तिगत नेतृत्व पर निर्भर था। कोई मजबूत केंद्रीय ढांचा नहीं, जिससे उत्तराधिकार संकट में पतन आसान हो गया। हर्ष ने यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनवाईं और गरीबों को दान दिया। हर साल वे विद्वानों की सभा बुलाते थे। अर्थव्यवस्था में गिरावट आई, क्योंकि गुप्त काल के बाद स्वर्ण मुद्राएं कम हुईं। असामान्य तथ्य: हर्ष ने 3 संस्कृत नाटक लिखे। रत्नावली, नागानंद जो बौद्ध थीम वाला था, जहां शिव की पत्नी गौरी नायक को जीवित करती है, और प्रियदर्शिका। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि ये उनके दरबारी धावक ने लिखे, लेकिन हर्ष को लेखक माना जाता है। ये एक योद्धा राजा का साहित्यिक पक्ष है, जो दुर्लभ है। धार्मिक नीतियां: शिव भक्ति से बौद्ध संरक्षण तक। हर्ष की धार्मिक नीतियां बहुमुखी थीं। उनके सील में पूर्वज सूर्य भक्त, भाई बौद्ध और खुद शिव भक्त यानी परम महेश्वर बताए गए हैं। दरबारी कवि बाणभट्ट की हर्षचरित में उन्हें शिव भक्त कहा गया है, लेकिन हुएनसांग उन्हें बौद्ध बताते हैं। शायद बाद में वे बौद्ध हो गए। उन्होंने पशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया, बौद्ध स्थलों पर मठ बनवाए और गंगा पर स्तूप खड़े किए। असामान्य तथ्य: हर्ष ने कन्नौज में 21 दिनों का धार्मिक उत्सव आयोजित किया, जहां सोने की बौद्ध मूर्ति की पूजा होती थी। हर 5 साल में मोक्षा सभा होती थी, जहां विश्व के विद्वान आते थे। 643 ईस्वी में प्रयाग, अब इलाहाबाद में ऐसी सभा हुई, जहां हर्ष ने अपना सारा धन दान कर दिया, केवल एक कपड़ा रखा। ये दान की पराकाष्ठा थी। हर्ष ने सभी धर्मों को संरक्षण दिया, हिंदू, बौद्ध और जैन। नालंदा विश्वविद्यालय को दान दिया। असामान्य तथ्य: हुएनसांग हर्ष के दरबार में आए और उन्हें शीलादित्य कहा। हर्ष ने चीन के तांग सम्राट से राजनयिक संबंध बनाए, दूत भेजे, लेकिन मौत के बाद ये संबंध संकट में पड़ गया। हर्ष का धार्मिक दोहरापन, शिव भक्त लेकिन बौद्ध संरक्षक, उनके साम्राज्य की एकता की कुंजी था, लेकिन पतन में योगदान दिया। सांस्कृतिक योगदान: कला और साहित्य का सुनहरा दौर। हर्ष का दरबार कन्नौज में विश्वव्यापी था। कलाकार, विद्वान और धार्मिक यात्री आते थे। बाणभट्ट की हर्षचरित उनकी जीवनी है, जो संस्कृत साहित्य की उत्कृष्ट रचना है। हर्ष खुद नाटककार थे। नागानंद में बौद्ध और हिंदू थीम मिश्रित है। असामान्य तथ्य: नागानंद में गौरी, शिव की पत्नी, नायक को जीवित करती है, जो हर्ष की धार्मिक सहिष्णुता दर्शाता है। कन्नौज कला का केंद्र था। मंदिर, स्तूप और मूर्तियां बनी। हुएनसांग ने हर्ष की उदारता की प्रशंसा की। वे गरीबों को भोजन देते थे। साम्राज्य में शांति थी, लेकिन सामंती व्यवस्था से स्थानीय विवाद बढ़े। हर्ष ने विदेशी संबंध मजबूत किए। चीन के साथ दूतावास, तांग सम्राट ताइजोंग से मित्रता। असामान्य तथ्य: 648 ईस्वी में हर्ष की मौत के बाद उनके मंत्री अरुणास्व ने चीनी दूत वांग श्वानसे पर हमला किया। वांग भागकर तिब्बत गए और नेपाली तिब्बती सेना के साथ हमला किया। 2000 कैदी लिए, जिसमें भारतीय दावेदार शामिल। ये मौत के बाद का पहला विदेशी हमला था, जो साम्राज्य की कमजोरी दिखाता है। साम्राज्य का अचानक अंत, उत्तराधिकार संकट और विखंडन। 647 ईस्वी में हर्ष की मौत हो गई। उम्र 56-57 साल। कोई वारिस नहीं था। उनकी पत्नी दुर्गावती थी, लेकिन 2 पुत्रों की मौत मंत्री ने कर दी। असामान्य तथ्य: कुछ स्रोत कहते हैं कि पुत्रों की हत्या मंत्री ने की, जो एक षड्यंत्र था। हर्ष की मौत के साथ साम्राज्य टूट गया। कन्नौज का सिंहासन अरुणास्व या अलुओ नाशुन ने हथिया लिया, लेकिन साम्राज्य छोटे राज्यों में बंट गया। उत्तरी भारत फिर गुप्त पतन जैसी अराजकता में डूबा।
प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जैसे वंश उभरे। क्यों अचानक पतन? मुख्य कारण कोई उत्तराधिकारी नहीं, सामंती ढांचा जो व्यक्तिगत नेतृत्व पर निर्भर था। हर्ष की मौत से शक्ति शून्य हुआ, स्थानीय राजा स्वतंत्र हो गए। असामान्य तथ्य: 649 ईस्वी में नेपाली तिब्बती सेना ने मगध पर हमला किया और बौद्ध अवशेष लूटा। ये विदेशी हस्तक्षेप का दुर्लभ उदाहरण था। हर्ष का साम्राज्य 41 साल चला, लेकिन मौत के साथ खत्म हुआ। ये दर्शाता है कि भारतीय इतिहास में व्यक्तिगत शासक कितने महत्वपूर्ण थे। रोमिला थापर जैसे इतिहासकार कहते हैं कि ये सामंती व्यवस्था की कमजोरी थी। पतन के बाद उत्तरी भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष, प्रतिहार पश्चिम, पाल पूर्व और राष्ट्रकूट मध्य में। कन्नौज पर कब्जे की लड़ाई चली, लेकिन कोई स्थिर साम्राज्य नहीं बना। असामान्य तथ्य: हर्ष की मौत के बाद अकाल और अराजकता आई, जैसा ह्वेनसांग के जीवन वृत्त में वर्णित है। साम्राज्य का अंत इतना तेज था कि 10वीं शताब्दी तक भारत छोटे राज्यों में बटा रहा, जिससे मुस्लिम आक्रमण आसान हुए। विरासत: एक भूला हुआ सम्राट और असामान्य तथ्य। हर्ष की विरासत सांस्कृतिक है। वे प्राचीन और मध्यकाल के बीच पुल थे। नालंदा में उनका सील मिला। असामान्य तथ्य: हर्ष ने 100 फुट स्तूप बनवाए, लेकिन खुद शिव मंदिरों में पूजा करते थे। उनका साम्राज्य बौद्ध धर्म के पतन का गवाह था। ह्वेनसांग कहते हैं कि बौद्ध धर्म कमजोर हो रहा था। हर्ष की मौत के बाद उनका साम्राज्य गायब हो गया, लेकिन उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साम्राज्य कितने नाजुक होते हैं। क्या एक व्यक्ति इतिहास बदल सकता है? हर्ष ने कोशिश की, लेकिन उत्तराधिकार की कमी ने सब मिटा दिया। ये गाथा अनसुलझी रहस्यों से भरी है, जैसे चीनी दूत पर हमला और तिब्बती छापा। हर्ष आज भी प्रेरणा है, लेकिन उनका अचानक अंत हमें सोचने पर मजबूर करता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।